हेलो दोस्तों, मनवा स्क्रीन चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आपने पिछला एपिसोड नहीं देखा है तो पहले जाकर उसे देख लो, और जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वे भी सब्सक्राइब कर लो प्लीज। कमेंट करके बताना कि आपको यह एपिसोड कैसा लगा। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि किलू का एक स्पेस मिशन पूरी तरह सफल हुआ था, लेकिन इसके बाद उसे यूमी की धमकी याद आती है और उसे लगता है कि उसकी टेक्नोलॉजी को सबके सामने लाने की जरूरत है। इसलिए वह ISDC हेडक्वार्टर जाता है और डेनियल से बात करता है, लेकिन डेनियल उसकी बात पूरी तरह ठुकरा देता है और उसे एक घर के अंदर कैद कर देता है। यूमी को भी वहीं बंद कर दिया जाता है। वह दोनों घबराए हुए बात करते हैं और किलू बताता है कि एक विशाल एस्टेरॉइड धरती से टकराने वाला है जिससे सब कुछ खत्म हो जाएगा। यह सुनकर यूमी हैरान रह जाती है और पूछती है कि उसे यह सब कैसे पता है। किलू कहता है कि वह यह सब पहले भी कई बार जी चुका है। वह मरकर फिर से नया जीवन जीने लगता है। दोनों इस बारे में काफी बात करते हैं। जब एस्टेरॉइड पृथ्वी के करीब आ जाता है तब वे एक पहाड़ पर जाकर बैठते हैं और बातचीत करते हैं। यूमी कहती है कि किलू उसे यह सब पहले ही बता सकता था। फिर वे दोनों एक कैन से चीयर्स करते हैं और इसके बाद किलू फिर से अगले जीवन में जागता है। इस बार वह सीधा यूमी के पास जाता है और उसे सब कुछ बता देता है। धीरे धीरे यूमी को भी उस पर यकीन होने लगता है। इसके बाद वे दोनों मिलकर एक प्लान बनाते हैं और एक नए दोस्त को साथ जोड़ते हैं जिसका नाम मिन्सु है। फिर कहानी 20 साल आगे बढ़ती है। यूमी और किलू ने KNG स्पेस डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की स्थापना की और कंपनी का रोड मैप पब्लिक के सामने प्रस्तुत किया, जो कि निश्चित रूप से उनका प्लान था स्पेस हैबिटेट बनाने का। पहले लोगों ने उनका मजाक उड़ाया क्योंकि उनका प्लान सिर्फ उसे एक ही क्षेत्र में नवाचार की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि इसके लिए एक साथ कई क्षेत्रों में प्रगति की आवश्यकता थी। फिर भी उसने आवश्यक तकनीक विकसित कर ली, जैसा कि हम एक रॉकेट को धीरे धीरे उतरते हुए देखते हैं जब तक कि वह उसी जगह पर न पहुंच जाए जहां वह पहली बार उतरा था। उन्होंने अपने योजनाओं को समय पर लागू किया और अपनी प्रारंभिक रोड मैप के साथ चलते रहे, क्योंकि उनके पास अपनी स्वायत्त रोबोटिक बाहें भी तैयार थीं। फिर हम उसे एक वृद्ध आदमी से बात करते हुए देखते हैं। गिलू कहता है कि इस तरह से लोगों की कंपनी के प्रति राय धीरे धीरे बदलने लगी। KNG स्पेस डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ने सफलता से स्पेस स्टेशन को रोड मैप के अनुसार और अलॉटेड टाइम फ्रेम के अंदर बनाया। यह स्पेस स्टेशन एक सिंगल स्ट्रक्चर है जिसमें 2 डोनट शेप्ड रिंग्स विपरीत दिशाओं में घूमती है ताकि आर्टिफिशियल ग्रेविटी बनाई जा सके। इससे लोगों को जमीन पर खड़े रहने का अनुभव मिलता है, ठीक वैसे ही जैसे अर्थ पर होता है, जो ISDC मल्टीपर्पज स्पेस स्टेशन में संभव नहीं है क्योंकि वह कई मॉड्यूल्स का कॉम्बिनेशन है। यह तथ्य कि इसे एक सिंगल स्ट्रक्चर के रूप में बनाया गया, यही कारण है कि KG-1 इतनी जल्दी बनाया गया था। खबर जिसने पिछली बार उसकी चौथी जिंदगी में MSU का जिक्र किया था में DBS कहता है कि आप तस्वीरों में साफ अंतर देख सकते हैं। वे चर्चा कर रहे हैं कि यह इतनी जल्दी सिर्फ इसलिए बनाया जा सका क्योंकि उन्होंने ऑटोनोमस कंस्ट्रक्शन रोबोट्स बनाए थे। साथ ही कंपनी वाकई में क्रांतिकारी है और KG-1 हर दूसरे कॉम्पिटिटर से बहुत आगे है। इसके साथ ही उनके पास कॉर्पोरेशन के CTO और इस पूरी परियोजना के दिमाग के साथ एक इंटरव्यू है। अब तक हम स्क्रीन पर किलू को बैठे हुए देखते हैं। ISDC एक इमरजेंसी मीटिंग कर रहा है और डैनियल गुस्से में दिख रहा है। वह पूछता है कि क्या वे सच में उसे यह विश्वास दिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि वे किसी प्राइवेट कॉर्पोरेशन से पीछे हैं। एक आदमी कहता है, सटीक कहें तो KG-1 का 95% हिस्सा रिसाइक्लेबल मटेरियल से बना है, जबकि MSS में यह केवल 65% है, जिसे वे 30% पीछे हैं। कमरे में बैठे दूसरे आदमी में से एक, जो ज्यादा भारी नहीं दिखता, कहता है, हमें यह पहले से ही पता था, और फिर पूछता है, तुम्हें बोलने के लिए किसने कहा? डैनियल उसे रोकते हुए कहता है, बस अब और कुछ कहने का कोई फायदा नहीं। अपनी नाराजगी गलत इंसान पर निकालने के बजाय वे पूछते हैं कि क्या अभी भी कोई तरीका है जिससे वे KNG पर अपना प्रभाव बना सके। वह आदमी बताता है कि जब उन्होंने पहली बार स्पेस स्टेशन बनाने की योजना की घोषणा की थी, तब उन्होंने निर्माण की अनुमति देने के बदले स्पेस स्टेशन में शेयर्स हासिल किए थे। डैनियल कहता है कि उन्हें और शेयर्स खरीदने होंगे और उन्हें यह बताना होगा कि स्पेस की मिलिटराइजेशन को रोकने के लिए यह जरूरी है, जिसे उनके पास मानने के अलावा कोई और विकल्प नहीं बचेगा। कमरे में बैठी महिला कहती है कि वह भी यही करने वाली है। वहीं दूसरा आदमी बोलता रहता है। चिल्लाते हुए वह कहता है, यह काफी नहीं होगा।
अगर कोई प्राइवेट कंपनी स्पेस डेवलपमेंट में आगे बनी रहती है तो इस इंस्टीट्यूट के अस्तित्व पर ही खतरा आ जाएगा। तभी वह महिला समझ जाती है और कहती है, द मून। डैनियल पूछता है, क्या हुआ चांद को? वह जवाब देती है, अगर वे चांद पर दावा कर लें तो, अगर वे मून डेवलपमेंट को नियंत्रित करते हैं तो वे इतनी आसानी से हमें कमजोर करने की बात नहीं करेंगे। डैनियल हंसते हुए पूछता है, वे ऐसा करेंगे कैसे? हमारे पास इसकी क्षमता ही नहीं है। वह कहती है, हमें पहले से ही पता है कि एक कंपनी इस पर काम कर रही है। दूसरा आदमी कहता है, तो घुमा फिरा कर कहने का मतलब यह है कि हमें KNG की चमचागिरी करनी चाहिए। लेकिन डैनियल मना करते हुए कहता है, नहीं, यह एक अच्छा प्लान है, हम उनके साथ कोलैबोरेट करेंगे। सभी उसकी तरफ मुड़कर देखते हैं, ये सोचते हुए कि वह आगे क्या कहेगा। वे पूछते हैं, कैसे? भले ही हम ये करें, KNG के पास ज्यादातर एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स होंगी जिससे हम अपनी स्थिति सुरक्षित नहीं रख पाएंगे। डैनियल जवाब देता है, हमें बस मून बेस का ओनरशिप लेना होगा और KNG के कॉर्पोरेट गवर्नेंस स्ट्रक्चर में एक बड़ी कमजोरी है। अगर हम इस खामी का पूरा फायदा उठाएं तो फायदा उठाकर वे कंपनी में अपने शेयर्स बढ़ा सकते हैं, खासकर जब मून कॉलोनी का निर्माण शुरू हो। बल्कि अगर वे अपने कार्ड्स सही तरीके से खेले तो शायद वे पूरी कंपनी को ही गिरा सकते हैं। मुझे ये आदमी बहुत नापसंद है। इसके बाद सीन बदलता है और यूमी कहती है कि वे इस पर बाद में चर्चा कर सकते हैं। वह फोन कार्ड देती है और गहरी सांस लेती है। किलू पूछता है, क्या हुआ? यूमी जवाब देती है, ISDC स्पेस ऑपरेशन में और शेयर्स चाहता है, जबकि वे पहले ही अपनी एग्रीमेंट का हिस्सा पूरा कर चुके हैं। वह सोचती है, ये लोग खुद को समझते क्या हैं और ये इतनी बेतुकी मांगे कैसे कर सकते हैं। अचानक किलू सोचने लगता है कि वे ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अपनी पिछली जिंदगी में उन्होंने उसकी रिसर्च में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई थी। यूमी कहती है, ये लोग एक टिपिकल कोरियन मदर इन लॉ की तरह हैं। अगर मेरी शादी हो चुकी होती तो शायद मुझे इतनी चिढ़ न होती। तभी एमसू कमरे में घुसते हुए पूछता है, क्या तुम लोग बहुत देर से इंतजार कर रहे थे? फिर वह माहौल को थोड़ा टटोलते हुए कहता है, लगता है यहां माहौल थोड़ा टेंस है। मैंने सोचा था कि हम स्पेस स्टेशन के सेलिब्रेशन को पूरा करेंगे। इसके बाद वह हंसते हुए कहता है, इससे अच्छा कुछ नहीं कि दिन को ब्राइटन अप करने के लिए मीट खाया जाए। और फिर वह तरह तरह के मीट के पैकेट निकालता है, तरह तरह के खाने के पैकेट निकालता है ताकि वे खा सके। किलू पूछता है, क्या ये सब मेरी टेक्निक पर आधारित है? एमसू हंसते हुए कहता है, हाँ, और वैसे भी तुम लोग साइंटिस्ट हो तो सबसे पहले तुम्हें ही इसे आजमाना चाहिए। मुझे इस बैच को लेकर बहुत अच्छा फीलिंग आ रहा है। वह उन्हें खाने को कहता है, लेकिन यूमी कहती है, मुझे भूख नहीं है, तुम लोग खा लो और एंजॉय करो। पर एमसू जबरदस्ती एक स्टेक का टुकड़ा उसके मुंह में डाल देता है। जैसे ही वह चबाती है, वह चौंक कर कहती है, ये तो गजब है। किलसू हैरानी से पूछता है, क्या ये सच में लैब ग्रोन मीट है? इसका स्वाद तो नॉर्मल मीट जैसा ही है। फिर वह कहता है, अगर हमने इसे बेचना शुरू किया तो हम पक्का मीट मार्केट पर कब्जा कर लेंगे। यूमी भी मानती है, हाँ, सच में बहुत अच्छा है। एमसू मुस्कुराकर कहता है, KNG तेजी से आगे बढ़ रहा है और मेरी कंपनी भी प्लान के मुताबिक ग्रो कर रही है, इसलिए चिंता करने की जरूरत नहीं है। तुम लोगों को इस पर ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए। किलू सहमति में सिर हिलाते हुए कहता है, एमसू सही कह रहा है। जो भी हो, हम अब तक यहां तक पहुंच चुके हैं। एमसू मुस्कुराकर कहता है, बिल्कुल, और यहां से चीजें और बेहतर होती जाएंगी। इसके बाद सीन बदलता है और हम KNG के मीटिंग रूम में पहुंचते हैं। वहां वे यूमी को एक टैबलेट थमा रहे होते हैं, जबकि ISDC वे अनुरोध करते हैं कि KNG अपने मून कोलोनाइजेशन प्लान में कुछ बदलाव करे। यूमी चाय पीते हुए टैबलेट की तरफ देखती है और पूछती है, इसमें कुछ गड़बड़ है क्या? वही आदमी जिसने कुछ दिन पहले मीटिंग रूम में प्रेजेंटेशन दिया था जवाब देता है, हाँ भी और नहीं भी। यूमी उसे सीधा बोलने के लिए कहती है, सीधे मुद्दे पर आओ, प्रॉब्लम क्या है? आदमी कहता है, मून बेस का साइज हमारे हिसाब से यह शुरुआती पर्पस के लिए जरूरत से ज्यादा बड़ा है, इसमें बहुत ज्यादा फैसिलिटीज है। फिर वह पूछता है, क्या वाकई में इतनी लार्ज स्केल माइनिंग की शुरुआत में ही जरूरत है? फैसिलिटी, एक प्रोसेसिंग प्लांट और मास ड्राइवर को शुरुआती चरणों में ही बनाने की क्या जरूरत है? पहले बेस को विकसित क्यों नहीं करते और फिर आगे बढ़ते? वे ये भी जानते हैं कि यूमी भविष्य में स्पेस हैबिटेट बनाने की योजना के साथ ये नॉन एसेंशियल फैसिलिटीज तैयार कर रही है, लेकिन उनका कहना है कि सबसे अच्छा यही होगा कि वे पहले पूरी तरह से मून से अधिकतम फायदा उठाने पर ध्यान दें। यूमी जवाब देती है, हाँ, मैं समझ सकती हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि ये एक बहुत ही जरूरी कदम है। इसके बाद सीन बदलता है और हम KNG के मीटिंग रूम में पहुंचते हैं। वहां वे यूमी को एक टैबलेट थमा रहे होते हैं, जबकि ISDC वे अनुरोध करते हैं कि KNG अपने मून कोलोनाइजेशन प्लान में कुछ बदलाव करे। यूमी जवाब देती है,
यही असल में ISDC चाहता है, सिर्फ मुनाफा कमाना। लेकिन KNG का अल्टीमेट गोल एक स्पेस हैबिटेट बनाना है और हम इसे बदलने का कोई इरादा नहीं रखते। फिर वह कहती है अगर वे हमारे प्लान से हटना चाहते हैं तो उनके पास मून पर कॉलोनाइजेशन करने का कोई कारण ही नहीं रहेगा। वह आदमी चौंक कर पूछता है, तुम इतनी एक्सट्रीम कैसे हो सकती हो? ISDC एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है और उन्हें अपनी ओपिनियंस देने का हक है। यूमी बिना झिझक जवाब देती है, तुम अच्छी तरह जानते हो कि वे सिर्फ ओपिनियंस देने के लिए यहां नहीं है। तभी उसका एक कोवर्कर घबराहट में फेस पाम कर लेता है। यूमी गहरी सांस लेते हुए कहती है, मैं अब ये और नहीं सुनना चाहती। मेरा स्टाफ तुम्हें बाहर का रास्ता दिखा देगा। वह आदमी चिंता में पड़ जाता है कि यूमी उसे इतनी आसानी से टाल रही है जैसे उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। जैसे ही वह मरने वाला हो उससे, और फिर वह यूमी को चेतावनी देता है, तुम्हें इसका पछतावा होगा। लेकिन यूमी बस मुस्कुराती है क्योंकि उसे किसी चीज का डर नहीं है। ISDC के बीच तनाव और बढ़ता जाता है। ISDC धमकी देता है कि अगर उनकी मांगी गई ऑल्टरेशंस नहीं की गई तो वे KNG को मून कॉलोनाइजेशन की परमिशन नहीं देंगे। इसके अलावा वे KNG के लिए ISDC लॉन्च साइट यानी सेंट ट्यूजल स्पेस सेंटर का उपयोग करना भी मुश्किल बना देंगे। हालांकि ये धमकियां ज्यादा समय तक नहीं टिकती। केन की योजना में हो रही असामान्य देरी को देखकर शेयर होल्डर्स हैरान रह जाते हैं और जल्द ही उन्हें पता चलता है कि ISDC जानबूझकर परमिट रोककर बैठा हुआ था। KNG पर दबाव डालने के लिए ISDC ने परमिट रोके रखे ताकि वे उनकी शर्तें मानने के लिए मजबूर हो जाएं। लेकिन शेयर होल्डर्स ने KNG का साथ दिया और ISDC के खिलाफ आवाज उठाई। असल में वे किल्सू के विजन का समर्थन कर रहे थे और यूमी की समझदारी से चली गई चालों के चलते इन्वेस्टर्स की नाराजगी और बढ़ गई। जब नेशंस की फंडिंग ISDC को मिलने लगी तो उन्होंने ISD से KNG को टारगेट करना बंद करने की मांग की। आखिरकार ISDC झुक गया और KNG को हर वह चीज देनी पड़ी जो वे चाहते थे। यह पूरी तरह से KNG की जीत थी। चांद पर कब्जा किलू और यूमी दोनों ने मिलकर कर लिया था। स्पेस डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने मून बेस का निर्माण पूरा कर लिया, जो अब मून कॉलोनाइजेशन के लिए एक आउटपोस्ट के रूप में काम कर रहा था। उन्होंने मून बेस पर 5 स्पेशलाइज्ड पर्सनल भेजे ताकि वे अर्थ के नेचुरल सैटेलाइट के विकास की शुरुआत कर सकें। सीन बदलता है। पहले एक ब्लैंक स्क्रीन दिखती है, फिर स्क्रीन थोड़ी फजी होने लगती है। तभी स्क्रीन चालू होती है और एक एस्ट्रोनॉट की आवाज आती है, क्या कंट्रोल सेंटर हमें देख सकता है? हम अपना फील्ड रिपोर्ट शुरू करने जा रहे हैं। वह आगे बताता है, हम सुरक्षित रूप से मून पर अकेन शैकल्टन क्रेटर के बेस पर पहुंच चुके हैं और हमारी 5 सदस्यीय टीम, जिसका नेतृत्व कैप्टन केप, बेस पर ही रहेगा, जबकि वे आधिकारिक रूप से मून कॉलोनाइजेशन की प्रक्रिया शुरू करेंगे। स्वायत्त रोबोट्स की मदद से मेटल प्रोसेसिंग प्लांट भी लगभग पूरा हो चुका है। यूमी मुस्कुराते हुए कहती है, युंगू तो सच में गजब का इंसान है। वो हमेशा कहता था कि वो एक एस्ट्रोनॉट बनेगा, और देखो आज वह सच में नया मून बेस जाने वाले पहले लोगों में से एक है। किल्सू भौहें चढ़ाते हुए पूछता है, क्या मुझे इस बंदे को जानना चाहिए? यूमी हंसते हुए जवाब देती है, अरे ये यंगसू है, हम मिडिल स्कूल और हाई स्कूल में साथ थे। फिर वह हल्की झुंझलाहट में कहती है, तुम्हें सच में अपने आसपास के लोगों में कोई दिलचस्पी नहीं होती है ना? जब उसे मून एक्सप्लोरेशन टीम के लिए पहली बार चुना गया था तो काफी हलचल मच गई थी, क्योंकि वह हमारा क्लासमेट था। लोगों ने प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट और नेपोटिज्म की बातें करनी शुरू कर दी। किलू कंधे उचकाकर कहता है, मुझे तो ये बंदा याद भी नहीं है, और वैसे भी मैंने तुम्हें इसे डिस्कस करने के लिए नहीं बुलाया था। फिर वह थोड़ा झुंझलाकर कहता है, हमारे स्कूल में हर कोई मेगा जीनियस क्यों होता है? यूमी सिर हिलाकर कहती है, पता नहीं, खैर अब हमें NG शेयर्स बेचने का वक्त आ गया है। किलू सहमति में जवाब देता है, हाँ, क्योंकि हमने मून बेस पूरा कर लिया है और अब हमें आगे की डेवलपमेंट के लिए ज्यादा फंड्स की जरूरत होगी। यूमी हंसते हुए कहती है, मैं कोई भोला भाला, मेरा मतलब कोई जेनरस बायर ढूंढूंगी जो हमारे शेयर्स अच्छे दाम में खरीदने को तैयार हो। फिर वह जोड़ती है, हमारे पास NGS के काफी सब्सटैंशियल शेयर्स हैं। अगर हम इन्हें बेच दे तो हम मून का और भी विकास कर सकते हैं और साथ ही अपना स्पेस हैबिटेट भी बना सकते हैं। फिर वह थोड़ा सोचते हुए कहती है, बस मुझे ये डील अगले साल के एंड से पहले फाइनल करनी होगी, है ना? सहमति में सिर हिलाते हुए कहता है, हाँ, इससे तुम्हें काफी समय मिल जाएगा, लेकिन सवाल यह है कि
तब तक हमारे पास फंड्स चलाने के लिए पैसे हैं भी या नहीं। वह गहरी सांस लेते हुए कहता है, आखिरकार कंपनी के पास अब ज्यादा कैश बचा नहीं है। यूमी आत्मविश्वास से कहती है, चिंता मत करो, मैं इसका इंतजाम कर लूंगी, मैं और शेयर्स जारी कर दूंगी। किलू भौहें चराते हुए जवाब देता है, लेकिन शेयर होल्डर्स इससे खुश नहीं होंगे। यूमी मुस्कुराते हुए कहती है, वो मेरा सिरदर्द है, मैं जो भी करना पड़े करूंगी, बस तुम्हें जो फंड्स चाहिए वो तुम्हें मिल जाएंगे। फिर वह गंभीर लहजे में कहती है, इसलिए तुम बस एक काम करो, लोगों का एक्साइटमेंट और इंटरेस्ट बनाए रखो। हमें यह दिखाना होगा कि हम जो कर रहे हैं वह वाकई में क्रांतिकारी है। कुछ दिनों बाद KNG स्पेस डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने आधिकारिक रूप से मून बेस के निर्माण के पूरा होने की घोषणा कर दी। उन्होंने यह भी ऐलान किया कि अब वे मून कॉलोनाइजेशन और स्पेस हैबिटेट के निर्माण की आधिकारिक शुरुआत की जाएगी। KNG की रोड मैप के अनुसार उन्होंने चांद पर एक सिटी और एक मास ड्राइवर बनाने की योजना भी उजागर की। किलू ने पूरी मेहनत की ताकि लोग KNG में अपनी इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट बनाए रखें, क्योंकि वे इन गोल्स को पूरा करने की ओर बढ़ रहे थे। हालांकि कंपनी ने नए शेयर्स जारी किए, फिर भी KNG का स्टॉक प्राइस लगातार ऊपर जाता रहा। वे सच में एक नए स्पेस एज के आगाज पर खड़े थे और KNG इस बदलाव के केंद्र में था। दूसरी तरफ वही ड्यूड जो मीटिंग रूम में भौंक रहा था, अब गुस्से में दीवार पर घूंसे मार रहा था। वह गुस्से में बड़बड़ाते हुए कहता है, जो कुछ भी उसके मुंह से निकलता है वो बेतुका है। फिर वह उस आदमी की तरफ देखता है जो यूमी से मिलने गया था और पूछता है, क्या तुमने उससे हमारी बात ठीक से कही थी? वह जवाब देता है, हाँ, मैंने खुद उनकी CEO से मिलने जाकर उन्हें प्लान छोटा करने के लिए कहा। डैनियल भौहें चढ़ाकर पूछता है, तो फिर ऐसा हुआ क्यों नहीं? वह आदमी गहरी सांस लेते हुए कहता है, जैसा कि आप जानते हैं, हम केवल सजेशंस ही दे सकते हैं। हम एक इंटरनेशनल एजेंसी है, हमारे पास उनकी डिसीजंस को सीधे प्रभावित करने की ताकत नहीं है। आखिरकार KNG अब भी एक प्राइवेट कंपनी है। डैनियल कुछ देर सोचता है, फिर पूछता है, हमारे शेयर्स एक्वायर करने की कोशिशों का क्या हुआ? वह आदमी कहता है, हम अपनी हद तक पहुंच चुके हैं, लेकिन पूरी कोशिश कर रहे हैं। डैनियल गुस्से में सिर झटकते हुए कहता है, ये बेतुका है, क्या कोई और तरीका नहीं है? वह आदमी जवाब देता है, कंपनी के 2 डायरेक्टर्स के पास अब भी मेजॉरिटी शेयर्स है। डैनियल हल्की मुस्कान के साथ कहता है, घबराने की जरूरत नहीं है, हाँ कोई ना कोई रास्ता होता है। वहां मौजूद लोग उत्सुकता से पूछते हैं, तो अब क्या करने वाले हैं? डैनियल धीमे से सिर हिलाता है और कहता है, मुझे नहीं लगता कि वे किसी भी हालत में अपने शेयर्स बेचने को तैयार होंगे। आखिर वे पैसे के लिए प्रेरित नहीं होते। फिर वह हल्की मुस्कान के साथ आगे झुकता है और कहता है, लेकिन अपनी सारी उम्मीदें सिर्फ एक ही बास्केट में रखना हमेशा एक रिस्की मूव होता है। फिर वह किसी चीज की तरफ इशारा करता है। वह डू स्क्रीन ऑन करता है और कहता है, यह वो सब कुछ है जो हमने यूमी और किलसू के बारे में पता लगाया है, जैसा कि डैनियल ने अनुरोध किया था। हमने उनकी पूरी पर्सनल इन्फो निकाल ली है, उनके परिवार, जान पहचान वालों और बाकी सब कुछ के बारे में। फिर वह रिपोर्ट पढ़ते हुए कहता है, किलसू की पर्सनल वेल्थ मुख्य रूप से उसकी कंपनी के शेयर्स में ही है और उसके माता पिता फिलहाल कोरिया में एक लो की लाइफ जी रहे हैं। लेकिन यूमी के बारे में हमने एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज खोज निकाली है। डैनियल हल्के से मुस्कुराते हुए कहता है, अच्छा, जारी रखो। वह ड्यूड थोड़ा आगे झुकते हुए कहता है, अगर हम इस जानकारी का सही एडवांटेज लें तो फिर वह बिना रुके यैपिंग करने लगता है। वह ड्यूड मुस्कुराता है और डैनियल कहता है, पता नहीं तुम सबको याद है या नहीं, लेकिन मैंने पहले ही कहा था कि उनकी कॉर्पोरेट गवर्नेंस स्ट्रक्चर में एक बहुत बड़ी खामी है। मैं जब चाहूं KNG को हड़प सकता था, लेकिन मैंने अब तक इंतजार किया है, क्योंकि मुझे चाहिए था कि वो पहले मून बेस पूरा करे। हमें वहां तक पहुंचने के लिए एक रास्ता चाहिए था, लेकिन अब समय आ गया है कि मैं अपने प्लान को अंजाम दूं। कुछ दिन बाद KNG ग्रुप में किलू अपने असिस्टेंट का धन्यवाद करते हुए कहता है, ठीक है, हम मून सिटी के लिए तुम्हारे प्लान को आगे बढ़ा सकते हैं। फिर वह वहां से चली जाती है और एकदम थका हुआ महसूस करता है। वह सोचता है, अब बस निकलने का टाइम हो गया है। जैसे ही वह बाहर जाने लगता है, दरवाजा खुलता है और यूमी अंदर आती है। वह पूछती है, घर जा रहे हो? किलू हल्की मुस्कान के साथ कहता है, हाँ, ज्यादातर अर्जेंट मैटर्स निपटा चुका हूं। यूमी उसे घूरते हुए कहती है, इस हालत में मैं तुम्हें खुद गाड़ी चलाने नहीं दूंगी, मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगी। किलू हाथ उठाकर कहता है, अरे नहीं, मैं बस टैक्सी बुला लूंगा।
लेकिन यूमी बिना सुने उसकी कार कीज छीन लेती है और कहती है, काफी टाइम हो गया, हमने साथ ड्राइव नहीं की। उस रात जब वे घर लौट रहे होते हैं, अब भी अपने डॉक्यूमेंट्स को स्क्रॉल कर रहा होता है। किलू अब भी अपने टैबलेट को स्क्रॉल कर रहा होता है। तभी यूमी एक नजर डालते हुए कहती है, अब बस करो, इसे रख दो। फिर वह हल्की मुस्कान के साथ कहती है, समर में वेकेशन पर जाना चाहती हूं, तुम भी चलोगे? चलो ओशन चलते हैं या फिर गैंगनम, क्योंकि तुम्हें कोरिया गए हुए भी काफी टाइम हो गया है। वह उसे देखती है और आगे कहती है, तुम्हें अपने पेरेंट्स से भी मिलना चाहिए। पता नहीं तुम उन्हें कॉल क्यों नहीं करते, तुम उनके इकलौते बेटे हो, उन्हें बुरा लगता होगा। किलू हल्का सा मुस्कुराता है और यूमी आगे कहती है, चलो हम सब साथ चलेंगे, तुम अपने पेरेंट्स को लेकर आना, मैं अपनी आंट को, और फिर हम जमकर फूड एंजॉय करेंगे। जैसे जैसे यूमी बात करती रहती है, किलू को अचानक बहुत आराम महसूस होने लगता है और वह नींद में चला जाता है। उसकी ओर देखकर हल्के से मुस्कुराती है। फिर वह उसके कंधे को पीछे धकेलती है ताकि वह सीट पर आराम से लेट जाए और कहती है, सच में बहुत थक गया था। अगले ही पल एक ट्रक सीधे उनकी कार के साइड में टकराता है। जब कार उलट जाती है और आसमान में धुआं उठता दिखाई देता है। समाचार में रिपोर्ट आता है, KNG के दोनों फाउंडर्स घर लौट रहे थे जब अचानक एक ट्रक, मीडिया रिपोर्ट करता है कि एक ट्रक उनकी कार से सीधे टकरा गया। टक्कर बहुत जबरदस्त थी और दोनों को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन हादसे की गंभीरता के कारण वे गंभीर स्थिति में थे। दुनिया भर में यह खबर सुर्खियां बन गई। सांस नहीं ले पा रहा था, उसे लग रहा था कि वह मरने वाला है। वह हवा के लिए हांफता है। उसने महसूस किया कि वह हिलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसका शरीर 1 इंच भी नहीं हिला। फिर अचानक उसकी छोटी उंगली हल्की सी हिलती है। कोई चिल्लाता है, पेशेंट रिस्पॉन्ड कर रहा है। डॉक्टर कहते हैं अभी कुछ कहना जल्दी होगा। डॉक्टर पहले कहते हैं कि यह मुमकिन नहीं है क्योंकि उसके ब्रेन वेव्स में अभी भी कोई एक्टिविटी नहीं दिख रही। लेकिन फिर रुको, अब दिख रही है। वे तुरंत किल से पूछने लगते हैं, क्या तुम हमें सुन सकते हो? उसका दिल तेजी से धड़कने लगता है। उसे ऐसा महसूस होता है जैसे कोई उसके सीने पर भारी बोझ डाल रहा हो। डॉक्टर पूछते हैं, क्या तुम्हें यकीन है कि वह होश में आ गया है? हाँ, हमें एमसू को बुलाना चाहिए। परेशान होकर सोचता है आखिर हो क्या रहा है, और फिर उसकी आंखें धीरे धीरे खुलती है। नर्स उसे देखकर कहती है, हमें पता है कि यह सच है, लेकिन बस थोड़ा सह लो, हम इसे ठीक कर रहे हैं। लेकिन किल अभी भी सोच रहा है, आखिर चल क्या रहा है? आखिरी चीज जो मुझे याद है वो तो यूमी के साथ कार में सो जाना था। तभी की आवाज सुनाई देती है, तुम मुझे सुन सकते हो, पहचान रहे हो ना? वह राहत की सांस लेते हुए कहता है, जैसे ही ये सब हुआ मैंने तुम्हारे पेरेंट्स को भी बुला लिया था, वे जल्दी ही यहां पहुंचेंगे। और कसम से मैं इतना खुश हूं कि तुम होश में आ गए। अगर तुम्हें भी खो देता तो पता नहीं मैं क्या करता। अगर मुझे भी खो देता। अचानक चौंक जाता है, फिर कहता है, अब बस आराम करो, खुद को ज्यादा मत थकाओ, मैं थोड़ी देर में वापस आऊंगा। कल किलसू के हाथ में अचानक हल्का कंपन होने लगता है। जैसे ही एमसू जाने के लिए मुड़ता है, किल उसे पकड़ लेता है, उसे रोकते हुए। एमसू पलटकर देखता है, क्या हुआ? उससे बिना कुछ कहे आंखों में सवाल लिए देखता है, पर फिर वह तय करता है कि उसे सीधे जवाब चाहिए। वह अपना हाथ उल्टा घुमाकर हथेली ऊपर करता है और धीरे धीरे यूमी का नाम लिखता है। एक पल के लिए चुप हो जाता है। उसके चेहरे पर अफसोस साफ दिखता है। उसकी आंखों में देखता है और आखिरकार पूछता है, यूमी को क्या हुआ? और फिर अचानक दृश्य बदलता है। अब हम उसकी कब्र के सामने खड़े हैं जहां लिखा है, यूमी को कभी मत भूलना। कहता है कि जब हादसा हुआ ट्रक सीधे ड्राइवर सीट से टकराया था। जब तक एम्बुलेंस पहुंची यूमी पहले ही दम तोड़ चुकी थी। हम किलू को व्हीलचेयर पर बैठे देखते हैं, बस उसकी कब्र को घूरते हुए। फिर वह लैपटॉप खोलकर टाइप करने लगता है। हादसा कैसे हुआ? जवाब देता है, पुलिस रिपोर्ट के अनुसार ट्रक ड्राइवर नशे में था। फिर पूछता है, उसका क्या हुआ? मीनू कहता है, उसे गिरफ्तार कर लिया गया था, लेकिन जेल में उसने खुद को मार लिया, जैसे किसी ने सबूत मिटाने की जल्दी मचाई हो। मीनू कहता है कि यह मामला अजीब लग रहा है, इसलिए मैंने एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर हायर किया है, लेकिन छोड़ो, तुम्हें बाद में बताऊंगा। फिलहाल तुम्हें रिकवर करने पर ध्यान देना चाहिए। किलू टाइप करता है, बताओ। मीनू कुछ देर सोचता है, फिर भी चुप रहता है। किलू दोबारा टाइप करता है, बताओ।
मीनू गहरी सांस लेता है और कहता है, हादसे के बाद KNG में बहुत बड़ा संकट आ गया। दोनों मालिकों के एक साथ चले जाने से लीडरशिप में खालीपन आ गया था। फिर वह आगे कहता है, यूमी की वसीयत के मुताबिक उसने अपनी सारी शेयर तुम्हें सौंप दी है। मीनू कहता है, यूमी की वसीयत के अनुसार उसकी मृत्यु के बाद उसके सारे शेयर तुम्हें मिलने वाले थे, लेकिन अचानक जंगन, जो जीजे ग्रुप के चेयरमैन और यूमी के जैविक पिता हैं, आगे आया और तुम्हारे कोमा में रहने के दौरान वसीयत को चुनौती दे दी। चूंकि MSU एक माइनॉरिटी शेयर होल्डर था, उसके पास इसे रोकने की कोई ताकत नहीं थी। जंगन ने यूमी के उत्तराधिकारी के रूप में अपनी स्थिति मजबूत कर ली और KNG में एक मेजर शेयर होल्डर बन गया। उसके बाद उसने अपने सारे शेयर ISDC को बेच दिए, जिससे अब ISDC KNG का सबसे बड़ा शेयर होल्डर बन चुका है। किलू तुरंत पूछता है, स्पेस हैबिट का क्या हुआ? क्या वो कैंसिल हो गया? मीनू सिर हिलाते हुए जवाब देता है, हाँ, उसे रद्द कर दिया गया। जब किलू कोमा में था, ISDC ने प्रोजेक्ट को बेकार और अव्यावहारिक बताते हुए उसे बंद कर दिया। उन्होंने बस चंद्रमा के संसाधनों से मुनाफा कमाने पर ध्यान केंद्रित किया और कहा कि इससे कंपनी को अधिक लाभ मिलेगा। यह सुनते ही किलू को अंदर से गुस्से की एक ऐसी लहर महसूस होती है जो उसने पहले कभी अनुभव नहीं की थी। उसके हाथ गुस्से और भावनाओं से कांपने लगते हैं। वो धीरे धीरे टाइप करता है, ISDC इसके पीछे था। गहरी सांस लेते हुए जवाब देता है, हाँ, और यह सब उन्होंने ही किया। ISDC के पक्ष में सब कुछ बहुत अच्छे से काम कर गया और किलू को यकीन हो गया कि यह सब पहले से ही प्लान किया गया था। उसके चेहरे पर ऐसा भाव था मानो वो अब बदला लेने के लिए तैयार हो। MSU कहता है, शुरुआत में मुझे शक नहीं था, लेकिन जब ट्रक ड्राइवर ने खुद को मार लिया और केस तुरंत बंद कर दिया गया, तब मुझे समझ आया कि यह महज एक दुर्घटना नहीं थी। तभी मैंने खुद इसकी जांच शुरू की। एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर की मदद के बावजूद मुझे कोई ठोस सबूत नहीं मिला, बस यह एहसास होता रहा कि कुछ गड़बड़ जरूर है। किलू कहता है, फिर भी सिर्फ इस घटना के आधार पर संस्था पर शक करना सही नहीं होगा। यह पूरी तरह से तर्कसंगत है कि उसने अपने शेयर बेच दिए। MSU कहता है, ऊपरी तौर पर हाँ, लेकिन बाद में मुझे पता चला कि उसने शेयर मार्केट प्राइस से 200% ज्यादा कीमत पर बेचे। किलू के चेहरे पर अविश्वास झलकता है और MSU आगे कहता है, तुम्हारे एक्सीडेंट के बाद कंपनी के शेयर 50% गिर गए, लेकिन किसी तरह ISDC चेयरमैन ने वो शेयर प्राइस गिरने से पहले ही खरीद लिए। अगर किलू को यह संदेहास्पद नहीं लगता, तो MSU कहता है कि उसकी जीएनशन बताती है कि इसमें कोई गुप्त सौदा हुआ था। इसलिए उसने ISDC के सभी प्रशासकों के स्टॉक पोर्टफोलियो की जांच की और किसी भी सुराग की तलाश में उन्हें खंगाला। उसे पता चला कि उन्होंने उसके एक्सीडेंट से एक दिन पहले ही उसकी कंपनी के सभी शेयर बेच दिए थे, मानो उन्हें पहले से पता था कि यह होने वाला है। फिर जब प्राइस गिरा तो उन्होंने वही शेयर वापस खरीदे और जब प्राइस स्थिर हुआ तो उन्हें फिर से बेचकर अच्छा खासा मुनाफा कमाया। MSU कहता है, मैं सिर्फ 1 या 2 लोगों की बात नहीं कर रहा, इसमें कई लोग शामिल थे। कहता है कि ISDC के अंदर कई लोग शामिल थे और उन सभी के लेन देन के रिकॉर्ड एक जैसे थे। यही वो पल था जब उसका शक पूरी तरह यकीन में बदल गया। सच कहें तो संभव है कि ये प्रशासक अपने फायदे के लिए खुद ही ऐसा कर रहे थे, क्योंकि संस्था हर व्यक्ति के स्टॉक ट्रेडिंग को ट्रैक नहीं कर सकती। इस वजह से उनके पास परफेक्ट क्राइम करने का एक सही मौका था। MSU आगे कहता है, मुझे पूरा यकीन है कि ISDC का असली मकसद कंपनी में बहुमत शेयरधारक बनकर कंट्रोल हासिल करना था, क्योंकि वे यही तो काफी समय से करने की कोशिश कर रहे थे। सोचता है कि उन्होंने जंगान के साथ मिलकर साजिश रची ताकि दोनों किलू और यूमी को इस दुर्घटना के जरिए खत्म किया जा सके। फिर यूमी की सारी संपत्ति उसके पिता को मिल जाती और ISDC इस मौके का फायदा उठाकर KNG को पूरी तरह निगल लेता। और उनकी ये योजना पूरी तरह सफल रही, क्योंकि यूमी की मौत हो गई। किलू कहता है कि अब यह साफ हो गया कि यह कोई संयोग नहीं था। उन्होंने ठीक उसी समय कार्रवाई की जब मून कॉलोनी का निर्माण पूरा हुआ। मीनू पूछता है कि क्या किलू यह कहना चाहता है कि वे चंद्रमा के अधिकार हासिल करना चाहते थे। किलू जवाब देता है, और क्या समय बिल्कुल ऐसा है, क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता? MSU कहता है कि किसी भी हाल में अब कंपनी का मालिक अब भी वही है, चाहे हालात कितने भी खराब क्यों न हो। कुछ समय आराम करने के बाद वह अब भी कोई योजना बनाकर ISDC को गिरा सकता है। किलू कहता है, नहीं, अब बहुत देर हो चुकी है। मीनू जवाब देता है, स्पेस हैबिट जैसी बड़ी परियोजना में समय लगता है।
वे लोग बस असाधारण रूप से तेज थे, थोड़ी देरी से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन किलू उसे रोकता है और कहता है, अब बहुत देर हो चुकी है। एमएसयू उलझन में पड़ जाता है और पूछता है, तुम्हारा मतलब क्या है? किलू फिर जवाब देता है, क्योंकि जल्द ही पृथ्वी नष्ट हो जाएगी। किलू कहता है, एक क्षुद्र ग्रह जिसका नाम रामा रामा है, वह हमारी ओर बढ़ रहा है, अभी इसी वक्त। एमएसयू चौंक कर पूछता है, तुम्हें इसके बारे में कैसे पता? किलू हैरान होकर पूछता है, तुम्हारा मतलब क्या है? एमएसयू जवाब देता है, राजनीतिक और आर्थिक हलकों में यही चर्चा चल रही है कि एक क्षुद्र ग्रह पृथ्वी को नष्ट करने के लिए आ रहा है। यह माहौल हल्का करने के लिए मजाक का हिस्सा बन गया है। किलू पूछता है, कब से यह चर्चा चल रही है? एमएसयू कहता है, करीब 2 महीने से। किलू फिर पूछता है, मैं कितने समय से बेहोश था? एमएसयू जवाब देता है, करीब 1 साल। फिर वह पूछता है, तुम्हें इसके बारे में कैसे पता चला? होने वाला था। किलू घुटनों के बल बैठ जाता है और गहरी गंभीरता से कहता है, सच सच बताओ, मुझे बताओ कि तुमने ये सब कैसे जाना? उसकी आंखों में सच्चाई और दृढ़ निश्चय झलकता है। हैरान होकर पूछता है, तुम ऐसा क्यों सोचते हो कि तुमने KNG की स्थापना की और इतनी कम समय में एक के बाद एक लक्ष्य पूरा किया? वह आगे जोड़ता है, तुम हर फैसले को सही कैसे ले सके, यहां तक कि तुमने मुझ में निवेश किया, यह जानते हुए कि मैं सफल होने वाला हूं और कभी एक बार भी गलत नहीं हुए। एमएसयू और ज्यादा उलझन में पड़ जाता है और कहता है, तुम कहना क्या चाह रहे हो? किलू उसकी ओर देखता है और गंभीरता से कहता है, मैं पहले से ही सब कुछ जानता था। किलू गहरी सांस लेते हुए कहता है, मुझे पहले से ही पता था कि क्या होने वाला है, मैं क्या हासिल कर सकता हूं और मेरे आसपास कौन सफल होगा। यही वजह थी कि मैं सालों पहले तुम्हारे पास आया था। वह आगे जोड़ता है, क्योंकि मैंने अपने पिछले जीवन में यह सब देखा है। मैं पहले भी एक सफल व्यवसायी रह चुका हूं। मैं इस जीवन को बार बार जी रहा हूं, सिर्फ इस एस्टेरॉयड को रोकने के लिए। किलू की आवाज भारी हो जाती है। मैं और यूमी ने अपनी पूरी कोशिश की थी इसे रोकने की, लेकिन बारिश जोरों से गिरने लगती है। लेकिन शायद यह केवल बारिश नहीं, बल्कि उसकी आंखों से बहते आंसू भी है। मिनू चुपचाप बैठा रहता है, फिर धीरे से अपना हाथ किलू के घुटने पर रखता है, उसे सांत्वना देने के लिए। वे दोनों बारिश में चुपचाप बैठे रहते हैं, बिना एक शब्द कहे। कुछ देर बाद एमएसयू धीरे धीरे उठता है और कहता है, जो तुमने कहा वो चौंकाने वाला है, लेकिन इसे मानना मुश्किल नहीं है। एमएसयू हल्की मुस्कान के साथ कहता है, यह तो ड्रुइड्स की शिक्षाओं जैसा ही है। वह आगे जोड़ता है, किसी अज्ञात कारण से तुम बार बार इस जीवन को जी रहे हो। ड्रुइड्स की शिक्षाओं के अनुसार यह भी जीवन के चक्र का ही एक हिस्सा है, और अब मुझे यकीन हो गया कि इस दुनिया में वाकई अलौकिक शक्तियां मौजूद हैं। ड्रुइड्स सही थे। वह किलू की तरफ देखता है और हल्के से मुस्कुराते हुए कहता है, काश तुमने मुझे यह सब पहले बताया होता जब हम छोटे थे। फिर वह एक हल्की हंसी के साथ कहता है, लेकिन एक बात जान लो, भले ही तुमने मुझे पहले नहीं बताया, मेरा जवाब कभी नहीं बदलता। किलू धीरे धीरे वॉकर का सहारा लेकर कदम बढ़ाता है। थेरेपिस्ट कहता है, बस एक और कदम। हाँ, बहुत बढ़िया। किलू गहरी सांस लेते हुए आगे बढ़ता है। थेरेपिस्ट मुस्कुराते हुए कहता है, आज के लिए बस इतना ही, तुमने बहुत अच्छा किया। किलू थोड़ा हाँफते हुए कहता है, मैं और जारी रखना चाहता हूं। थेरेपिस्ट सिर हिलाते हुए जवाब देता है, जल्दीबाजी मत करो, खुद को ज्यादा मत थकाओ, धीरे धीरे आगे बढ़ना ही सबसे सही तरीका है। थेरेपिस्ट कहता है, रिहैब एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। किलू सिर हिलाते हुए जवाब देता है, मैं समझता हूं, लेकिन मेरे पास आराम करने का समय नहीं है। वह खिड़की के बाहर एमएसयू को खड़ा देखता है और हाथ हिलाकर मुस्कुराता है। एमएसयू उसके पास आता है और व्हील चेयर को धीरे धीरे धक्का देते हुए कहता है, तुम काफी बेहतर दिख रहे हो। किलू पूछता है, सच में? एमएसयू मुस्कुराते हुए जवाब देता है, सिर्फ तुमसे बात कर पाना ही इस बात का सबूत है कि तुमने बहुत प्रगति कर ली है। किलू हल्की मुस्कान के साथ अपने व्हील चेयर को छूता है, इस सच्चाई को महसूस करते हुए। वह फिर पूछता है, सब कुछ कैसा चल रहा है? सब कुछ ठीक से हो गया? एमएसयू सिर हिलाकर कहता है, हाँ, उन्होंने सब स्वीकार कर लिया। एमएसयू कहता है, उन्होंने तुम्हारे सभी प्रस्तावों को स्वीकार कर लिया। वह आगे जोड़ता है, चांद पर अतिरिक्त इमारतों के निर्माण, अंतरिक्ष के लिए स्वायत्त निर्माण रोबोट के उत्पादन और अधिक से अधिक रिसाइकलिंग उपकरणों के बड़े पैमाने पर उत्पादन व लॉन्च को भी मंजूरी मिल गई है। हालांकि उन्होंने जो कीमत बताई वह उम्मीद से थोड़ी ज्यादा थी। किलू जवाब देता है, फिलहाल उन्हें उनकी मांगी हुई कीमत ही देनी होगी। वह हल्का सा मुस्कुराकर कहता है,
और इसके लिए मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूं। ये काम मुझे खुद करना चाहिए था। फिर गंभीर होते हुए बोलता है, अब जब रामा देखी जा चुकी है तो मेरे पास समय बहुत कम है। किलू सोचता है कि उसके पास न तो पर्याप्त समय है और न ही पैसे, ताकि वह अपने सपनों के अनुसार स्पेस हैबिटेट बना सके। लेकिन वह यूं ही बैठकर मौत का इंतजार नहीं कर सकता था। वह पूरी तरह दृढ़ निश्चय कर चुका था कि बचे हुए समय में वह अपने स्तर पर एस्टेरॉयड के खिलाफ तैयारी करेगा। इसके अलावा अगर वह अब हार मान लेता तो यूमी की आंखों में कैसे देख पाता। वह एमएसयू से पूछता है, क्या तुमने उन सभी लोगों को इकट्ठा कर लिया जिन्होंने केएनजीजी से इस्तीफा दे दिया था? एमएसयू जवाब देता है, हाँ, और जब मैंने उन्हें बताया कि हम एक नई कंपनी शुरू करने वाले हैं तो उन्होंने तुरंत हामी भर दी और साइन भी कर दिया। किलू समझाता है, मैंने एक पूरी तरह नई कंपनी बनाने का फैसला किया है, क्योंकि केएनजी बस इतना करना था कि उन्हें किसी भी तरह से स्पेस हैबिट को पूरा करवाना था, चाहे वो केएनजी की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके ही क्यों न हो। क्योंकि अब केएनजी पूरी तरह आईएसडीसी के नियंत्रण में था और किलू सिर्फ नाम मात्र का मालिक रह गया था। इसलिए उसने अपने और एमएसयू के सभी शेयर बेच दिए और एक नई कंपनी शुरू की, स्पेस। उसका इरादा था कि स्पेस एक नई शुरुआत बने, जहां से स्पेस हैबिटेट के निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो सके। लेकिन अब जब समय हाथ से फिसल रहा था तो उसे यह एहसास हुआ कि इसे पूरी तरह स्वतंत्र रूप से बनाना असंभव था। इसीलिए उन्हें वही टेक्नोलॉजी उधार लेनी पड़ी जो पहले से ही केएनजी के पास थी। मिनू ने पूछा कि वो उनके बारे में क्या करने वाला है। किलू ने पूछा कि वो किसकी बात कर रहा है। मिनू ने कहा कि क्या वो सच में उन्हें यूं ही छोड़ने का प्लान बना रहा है। इतना सुनते ही किलू ने अपने फिजिकल थेरेपी बॉल को जोर से दबाना बंद कर दिया और फिर अचानक उसे पूरी ताकत से पकड़ लिया। मिनू ने यह देखा और कहा कि वो समझ सकता है, और फिर सिर्फ इतना कहा, गुड लक। इसके बाद वो चला गया। किलू हल्का सा मुस्कराया और अपने फिजिकल थेरेपिस्ट डेनिस से कहा कि वहीं से जारी रखें जहां उन्होंने छोड़ा था। साफ हो गया कि उसे रोकना नामुमकिन है। डेनिस ने चेतावनी दी कि अगर किलू खुद को ज्यादा जोर लगाएगा तो उसे लंबे समय तक इसके नतीजे भुगतने पड़ सकते हैं। लेकिन किलू ने कहा कि वो इन नतीजों के लिए तैयार है, क्योंकि अभी उसका एकमात्र लक्ष्य जल्द से जल्द अपने पैरों पर खड़ा होना है, क्योंकि उसे आईएसडीसी से बदला लेना है। दूसरी ओर डेनियल ने पूछा कि क्या वो सच में कह रहे हैं कि इस एस्टेरॉयड को रोकने का कोई तरीका नहीं है। उन्होंने जवाब दिया, हाँ, बिल्कुल सही। ये इतना विशाल है कि कोई भी टेक्नोलॉजी इसे रोक नहीं सकती। और जिस दिन हमने रामा की खोज की उसी दिन ये तय हो गया था कि जल्द ही पृथ्वी से टकराने वाला था। उन्होंने सोचा कि अगर दुनिया के सारे न्यूक्लियर मिसाइल्स एक साथ दागे जाएं तो शायद इसे रोका जा सके, लेकिन इसके सफल होने की संभावना केवल 1% थी और उन्हें डर था कि उनके पास मौजूद टेक्नोलॉजी रामा को रोकने के लिए काफी नहीं है। सभी घबराए हुए थे और सोच रहे थे कि अब क्या किया जाए। क्या वे बस यहां बैठकर मौत का इंतजार करें? डेनियल कुछ देर सोचता रहा, फिर कहता है, हमें लोगों को अंतरिक्ष में निकालने की तैयारी करनी चाहिए। तभी स्मोफ दोबारा स्क्रीन पर आता है और कहता है, हाँ, यही सही रहेगा। हमें अंतरिक्ष में एक इवैक्यूएशन शेल्टर बनाना शुरू करना होगा। दूसरा आदमी पूछता है, क्यों? हम बस अंडरग्राउंड क्यों नहीं जा सकते या चंद्रमा पर क्यों नहीं निकल सकते? स्मोफ कहता है कि अंडरग्राउंड जाना बेकार होगा, क्योंकि एस्टेरॉयड के टकराने से पृथ्वी की क्रस्ट तबाह हो सकती है। इसके अलावा सतह को फिर से रहने लायक बनने में पीढ़ियों का समय लग सकता है और चंद्रमा पर इतने लंबे समय तक रहना भी एक बड़ा जोखिम होगा। वे फिर पूछते हैं कि अगर वे अपनी सारी रिसोर्सेज झोंक दें तो कितने बड़े शेल्टर का निर्माण किया जा सकता है। स्मोफ जवाब देता है, अधिकतम 2000। वे कहते हैं, यह तो बहुत कम है। वे अपनी संस्था की क्षमताओं को बहुत कम आंक रहे हैं। स्मोफ जवाब देता है, यह हमारा अधिकतम संभव लक्ष्य है। पैसा समस्या नहीं है, बल्कि समय है। निर्माण के लिए जिन रोबोट्स की जरूरत होगी और संसाधनों को रिसाइकल करने के लिए जिन उपकरणों की आवश्यकता होगी, उन्हें बनाने में बहुत अधिक समय और विशेषता लगेगी और अभी इनका मैस प्रोडक्शन पूरी तरह से असंभव है। हर कोई हार मानने जैसा महसूस करने लगता है। तभी डेनियल पूछता है, क्या तुम्हारे ये अनुमान केसू की टेक्नोलॉजी को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं? स्मोफ जवाब देता है, नहीं, ये उसके बिना के ही हैं। तभी डेनियल कहता है, तो तुम्हें उसे ध्यान में रखने का ख्याल तक नहीं आया? इसका मतलब है कि शायद हम इस समस्या को खुद ही हल कर सकते हैं।
फिर सीन बदलकर स्पेस हेडक्वार्टर्स पर आता है, जहां स्मोफ कहता है ISDC को तुम्हारी मदद की सख्त जरूरत है। हम देखते हैं कि वही उसी कमरे में बैठा है और स्मोफ उससे मदद की भीख मांग रहा है। किलू सोचता है, तो अब ये लोग मेरे पास आ रहे हैं। पिछली जिंदगी में तो इन्होंने कभी मुझे बुलाने की जहमत तक नहीं उठाई, चाहे मैं कितना भी इंतजार करता रहता। फिर वह सोचता है कि क्या यह इसलिए हो रहा है क्योंकि इस बार उसने पहले से ज्यादा तरक्की कर ली है, और वो सोचता है कि ये राहत की बात है कि चीजें वैसे ही हो रही हैं जैसे उसने अनुमान लगाया था। स्मोफ कहता है, मुझे पता है कि अजीब लग सकता है, लेकिन यह पूरी तरह सच है। किलू को कुछ एहसास होता है और वह कहता है, लगता है यहां कुछ गलतफहमी है। मुझे तुम्हारी बातों पर यकीन करने में कोई दिक्कत नहीं हो रही है। मैं बस उतना हैरान नहीं हूं जितना कोई और होता, क्योंकि मैं इस संभावना की बहुत पहले से उम्मीद कर रहा था। स्मोफ पूछता है, तुम्हारा मतलब क्या है? किलू जवाब देता है, यह पहली बार नहीं है जब कोई एस्टेरॉयड धरती से टकराने वाला है। KPG एक्सटिंक्शन, या फिर वो बस एक ऐसा इंसान है जो बार बार वही भविष्य देख चुका है। स्मोफ पूछता है, तो क्या यही वजह थी कि तुम स्पेस हैबिटेट बनाने की कोशिश कर रहे थे? उसके बाद किलू कहता है, हमें हमेशा अपने लिए वायुमंडल से परे एक जगह बनानी चाहिए ताकि अगर सबसे बुरा हाल हो जाए तो भी हम बच सके, लेकिन मुझे नहीं लगा था कि यह सब इतनी जल्दी होगा। स्मोफ आगे कहता है, तुम्हारे बारे में लोग जितना सोचते हैं तुम उससे कहीं बड़े दूरदर्शी हो। सोचना भी मुश्किल है कि तुमने केवल पृथ्वी के विनाश की संभावना के आधार पर इतना कुछ हासिल कर लिया, लेकिन आखिर में तुम सही साबित हुए। वो सोचने लगता है, आखिर वो सच में एक दूरदर्शी है या फिर उन लोगों की प्राथमिकता के साथ निकासी जिन्हें वह नामित करेगा। स्मोफ पूछता है, तो क्या इसका मतलब है कि तुम हमारे साथ काम करने के लिए तैयार हो? किलू जवाब देता है, बिल्कुल, जब बात मानवता के अस्तित्व की हो तो मैं इसे नजरअंदाज कैसे कर सकता हूं? मुझे पता था कि तुम खुशी खुशी मदद करोगे। लेकिन किलू उसे बीच में रोक देता है, अभी नहीं, पहले मेरी एक शर्त है। स्मोफ पूछता है, क्या शर्त? असल में 2 शर्तें। पहली, स्पेस शेल्टर प्रोजेक्ट का प्रमुख मैं रहूंगा। दूसरी, जिन्हें मैं नामित करूंगा उन्हें प्राथमिकता के आधार पर निकाला जाएगा कि किलू के बिना उनके पास कोई विकल्प नहीं बचेगा। डैनियल पूछता है। स्मोफ जवाब देता है, क्योंकि किलू के बिना हमारे पास इस परियोजना को सफलतापूर्वक पूरा करने का कोई तरीका नहीं है। उसने जो तकनीकी प्रगति की है वह हमारे पास नहीं है। अगर वह इस योजना में शामिल नहीं होता तो हम समय रहते शेल्टर नहीं बना पाएंगे। डैनियल सिर हिलाते हुए कहता है, तो हमारे पास कोई और चारा ही नहीं बचता, है ना? स्मोफ सहमति में सिर हिलाता है। स्मोफ कहता है कि यह शेल्टर के आकार की वजह से है। वह गारंटी देता है कि वह उनके शुरुआती डिजाइन से 4 गुना बड़ा शेल्टर बना सकता है। इसके अलावा अगर वे उसे बाहर रखते हैं लेकिन फिर भी वही संसाधन इस्तेमाल करते हैं तो वे अपने शुरुआती डिजाइन से 2 गुना बड़ा शेल्टर भी नहीं बना पाएंगे। डैनियल हैरानी से पूछता है, क्या मैंने सही सुना? स्मोफ जवाब देता है, मुझे डर है कि हाँ। तो तुम सच में ये कह रहे हो कि? डैनियल पूछता है, तो क्या तुम सच में ये कह रहे हो कि वे हमसे इतने बेहतर हैं? क्योंकि हमारी सारी मशीनें भी तो KNG से ही आई हैं। स्मोफ जवाब देता है, बिल्कुल सही, लेकिन उनके पास उन मशीनों को संभालने वाले विशेष और स्पेशलिस्ट्स हैं, जबकि तुम्हारे पास नहीं है। उनकी जानकारी के अनुसार KNG अब स्पेस कंस्ट्रक्शन के किसी भी विशेषण को नौकरी नहीं देता, क्योंकि उन्होंने पहले ही स्पेस हैबिट प्रोजेक्ट को छोड़ दिया था। ये सभी विशेष जिन अब स्पेस में काम कर रहे हैं, जो कि किलू की नई कंपनी है। KNG के मौजूदा कर्मचारी स्पेस की टेक्नोलॉजी को संभालने वाले लोगों से मुकाबला नहीं कर सकते। इसके अलावा उनके पास एक दूरदर्शी नेता भी है जो इस प्रोजेक्ट को सही दिशा में ले जा सकता है। अगर वे इस प्रोजेक्ट को बिना उनकी मदद के करते तो उन्हें काफी ट्रायल और एरर से गुजरना पड़ता। समय के साथ वे निश्चित रूप से इसमें सुधार कर सकते थे, लेकिन जैसा कि सभी जानते हैं उनके पास ज्यादा समय नहीं है, इसलिए वे उनके बिना यह प्रोजेक्ट पूरा नहीं कर सकते। एक पल के लिए सब चुप हो जाते हैं, फिर कहते हैं कि उन्हें पहले ही यह बात बता देनी चाहिए थी, क्योंकि वे गलत धारणा बनाने वाले थे। वे मानते हैं कि उसकी शर्तें अनुचित नहीं हैं और वे कम से कम इतना तो कर ही सकते हैं, और यह भी कि उसे और ज्यादा समय बर्बाद नहीं करना चाहिए, बल्कि तुरंत जाकर उसे बताना चाहिए कि उन्हें तुरंत काम शुरू करना होगा। सोचते हुए कि वह यहां बैठा क्या कर रहा है, उसे उठकर जाना चाहिए।
डैनियल उसे जाते हुए देखता है, लेकिन उसके मन में एक अजीब सा एहसास होता है, या शायद ये लालच की भावना है। इस चूहे के इरादों को समझना मुश्किल है। समाचार में बताया जा रहा है कि किलू की KNG में वापसी हुई है, और क्या उसकी वापसी से मून सिटी के निर्माण की गति तेज होगी, क्योंकि यही उनका मुख्य लक्ष्य है। उन्होंने घोषणा की है कि उनका उद्देश्य एक नए रास्ते को तैयार करना है। लूनर एज को पूरा करने के लिए मून सिटी को जितनी जल्दी हो सके पूरा करना उनका लक्ष्य था। जनता का मानना था कि किलू की KNG में वापसी इसलिए हुई क्योंकि ISDC को उसकी अहमियत पूरी तरह समझ में आ गई थी। लेकिन मामला सिर्फ वहीं तक सीमित नहीं था। दुनिया भर में इस विषय में रुचि रखने वाले लोग इस पर चर्चा कर रहे थे, ये सोचते हुए कि किलू वाकई इतना बड़ा प्रभावशाली व्यक्ति है या नहीं। जो लोग अपने शेयर संभाल कर बैठे थे, वे उसकी वापसी से बेहद खुश थे। लोग इस बात पर करीब से नजर रख रहे थे कि लौटने वाला संस्थापक मून सिटी के लिए क्या नया लेकर आएगा। हालांकि यह प्रोजेक्ट महज एक पर्दा था जिसे ISDC ने जनता का ध्यान सच्चाई से भटकाने के लिए बनाया था। असल में उनकी पूरी मेहनत कहीं और लगी हुई थी, स्पेस हैबिटेट के निर्माण में। उन्होंने तय किया कि इसे लैग्रेंज पॉइंट L2 पर बनाया जाएगा और हम इसे आकार लेते हुए देखते हैं। एक रोबोट गुस्से में चिल्लाते हुए एक लेगेट है जिसका नाम मिस किम है, से पूछता है कि वह क्या कर रही है और उसे जल्दी करना होगा क्योंकि वह निर्माण की रफ्तार को धीमा कर रही है। वह दूसरी तरफ देखता है और बोलता है कि उसे इतनी देर क्यों लग रही है। वह मुड़ता है और तैरता हुआ एक रोबोट के पास जाता है, उसके हाथ से सामग्री लेता है। वह उससे पूछती है कि क्या वह पागल हो गया है, यह खतरनाक था। वह उसे बस अगला बैच लाने के लिए कहता है, यह काम वह संभाल लेगा। वह नाराज होकर उसे देखती है, लेकिन गुस्सा दबाकर मुड़ती है और कहती है, डेवोन सावधान रहना। डेवोन नाम का एक आदमी कहता है कि वह बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। वे बहस ही कर रहे होते हैं कि अचानक उसकी संचार प्रणाली बंद हो जाती है। वह पीछे मुड़ती है ये देखने के लिए कि क्या हुआ, लेकिन जो दिखता है उसे देखकर चौंक जाती है। उसका रोबोट के टुकड़े पूरे अंतरिक्ष में तैर रहे थे। वे किल सू को जगाते हैं और वह पूछता है कि नुकसान कितना गंभीर है और क्या इसे वैसे ही छोड़ सकते हैं। वे कहते हैं कि नहीं, वास्तव में ऐसा नहीं कर सकते, और उन्हें बताया गया है कि टक्कर में क्षतिग्रस्त हिस्सों को बदलना होगा। किलू पूछता है कि इसमें कितना विलंब होगा। स्मिलोफ कहता है कि लगभग 10 दिन। भागों को बदलने में 6 घंटे से ज्यादा नहीं लगने चाहिए, लेकिन एक ऑपरेटर की क्षति, निर्माण रोबोट के कार्यक्रम में व्यवधान और सफाई व स्वच्छता सुविधा की वजह से देरी होगी। सब कुछ देरी को और बढ़ाने वाला है। गिलू कहता है कि वे ऑपरेटरों से ज्यादा घंटे काम करवाकर तब तक खाली पद की समस्या हल कर सकते हैं जब तक कि कोई नया विकल्प नहीं मिल जाता। जहां तक मलबे की बात है, वे इसे निर्माण क्रम में बदलाव करके संभाल लेंगे, और जहां तक स्वच्छता सुविधा की बात है, उसे खुद स्थिति का आकलन करना होगा। स्मोफ पूछता है कि क्या वह सच में कह रहा है कि वह इसे ठीक कर सकता है। किलू पूछता है कि क्या वह उसे एक नक्शा दिला सकता है जिसमें टक्कर की जगह और मलबे की स्थिति दिखाई दे। स्मोफ चिल्लाकर सबको बुलाता है और कहता है कि उन्होंने सुना तो सब इकट्ठा हो जाएं। जरूरी बदलाव कर दिए हैं और अब समस्या हल हो जानी चाहिए। स्मोफ पूछता है कि क्या उसने मून बेस फैक्ट्री में बने सभी कंपोनेंट्स को बदल दिया है। किलू जवाब देता है हाँ, क्योंकि उसने देखा है कि वे कहीं और बने पार्ट्स को सही से असेंबल नहीं कर पाते। स्मोफ पूछता है कि क्या ये सारे पार्ट्स उसकी याददाश्त में थे। किलू मुस्कुराकर कहता है, वरना मैं ये बदलाव कैसे करता। इसके बाद वह काम खत्म करके जाने लगता है, तो स्मोफ उसके पीछे पीछे चलता है और पूछता है कि क्या समस्या पूरी तरह हल हो गई। किलू कहता है कि उसने अपने हिस्से का काम पूरा कर दिया है। अजीब महसूस करता है, मानो उसे कुछ समझ नहीं आ रहा हो। किलू ने कंस्ट्रक्शन हर्डर में बदलाव कर दिए हैं और अब उसे सैनिटेशन फैसिलिटी की समस्या को हल करना है। वह कहता है कि जब वह वहां पहुंचेगा तो यकीनन चीजों को तेजी से आगे बढ़ा सकेगा। स्मोफ पूछता है कि वह कैसे मदद कर सकता है। किलू सोचकर कहता है कि वह यह सुनिश्चित कर सकता है कि जैसे ही उपकरण तैयार हों, उन्हें तुरंत स्पेस में भेजा जा सके। स्मोफ कहता है कि यह ज्यादा मुश्किल नहीं होगा और वह ऑपरेटर से तब तक ओवरटाइम काम करवाएगा जब तक कोई रिप्लेसमेंट नहीं मिल जाता। किलू उसे धन्यवाद कहता है और जाने लगता है, लेकिन स्मोफ उसे जाते हुए देखता रहता है जैसे उसे कोई अजीब एहसास हो रहा हो। स्मिलोफ किसी को कॉल करके कहता है कि उन्हें काम के घंटे बढ़ाने होंगे और स्पेस हैबिटेट प्रोजेक्ट को जारी रखना होगा। कुछ समय बाद हम किलू को एक रॉकेट को घूरते हुए देखते हैं।
वह कहता है कि उसने सोचा था कि जैसे ही स्पेस हैबिट प्रोजेक्ट पूरा होगा उसे कुछ राहत महसूस होगी, लेकिन फिर भी उसके कंधों पर अब भी बोझ महसूस हो रहा है। उसकी असली योजना को पूरा न कर पाने की नाकामी का भार और इस सच्चाई का दर्द कि यूमी यहां नहीं है इस रॉकेट में सवार होने के लिए। अभी भी यूमी उसके साथ नहीं है। वह रॉकेट की ओर देखता है और उसे पछतावा महसूस होने लगता है। फिर वह नीचे जमीन की ओर देखता है। एमएसयू पूछता है कि क्या अब वह अपना काम खत्म करके बस आराम कर रहा है। किलू उसकी ओर देखता है और एमएसयू उसकी तरफ हाथ हिलाते हुए मुस्कुराता है। वह कहता है कि यहां बाहर मौसम काफी अच्छा और ठंडा है। अब उसे समझ आता है कि किलू को यह जगह क्यों पसंद है। किलू बस कहता है कि उसे यह नजारा पसंद है। फिर वह एमएसयू से पूछता है कि क्या वह उसे अलविदा कहने आया है। एमएसयू जवाब देता है हाँ, क्योंकि वह कल जा रहा है और उसे यकीन नहीं था कि फिर उनके पास बात करने का समय होगा। साथ ही उसे लगता है कि किलू को विदाई समारोह की कोई जरूरत महसूस नहीं होती होगी। अंतिम अलविदा कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर वह वापस जाता है तो वह उसे फिर से देखेगा। गिल्सू कहता है कि यह सच है, लेकिन वह अपने पिछले रूप और वर्तमान रूप को एक ही व्यक्ति नहीं मानेगा। एमएसयू कहता है कि वह MS5 है और अगला MSU 6 होगा। किलू जवाब देता है कुछ ऐसा ही। एमएसयू हंसते हुए कहता है कि किलू बेवजह चीजों को मुश्किल बना देता है। वह बस अगले मिन्सू को भूलने की बीमारी वाला दोस्त मान सकता है। किलू कहता है कि वह नहीं जानता, हमेशा कुछ न कुछ ऐसा होता है जो उसके पिछले रूप को वर्तमान रूप से अलग बनाता है। उन्हें नहीं पता कि ये यूमी कितनी अलग होगी। पिछली यूमी से ये यूमी कितनी अलग थी, इस पर मिनू पूछता है कि आखिर वह कितनी अलग थी। किलू कहता है कि पिछली यूमी ने उस पर तुरंत विश्वास कर लिया था जब उसने मदद मांगी थी, लेकिन इस यूमी को मनाना मुश्किल था। एमएसयू इस बारे में सोचते हुए कहता है कि उसकी नजर से देखें तो दोनों को अलग अलग मानना मुश्किल नहीं है। उसे भी कई बार उन्हीं लोगों को अलविदा कहना पड़ा है। किलू कहता है कि इसी वजह से उसने अपना राज उसे नहीं बताया था। मिन्सू कहता है कि वह यह समझ सकता है और यह सिर्फ इसलिए नहीं था कि वह यह नहीं सोचता था कि फिर भी विश्वास करेगा, और यह सब मानसिक रूप से उसके लिए बहुत कठिन होना चाहिए। किलू उसकी ओर देखता है और पूछता है कि क्या उसे ऐसा लगता है कि वह संघर्ष कर रहा है। एमएसयू कहता है कि अगर वह सच में ठीक होता तो उसे नहीं लगता कि वह उससे खुलकर बात करता। किलू कहता है कि वह सिर्फ इसलिए बाहर आया क्योंकि वे क्षुद्रग्रह के बारे में बात कर रहे थे। एमएसयू जवाब देता है कि नहीं, उसने सब कुछ बता दिया, बजाय इसकी कोई भरोसेमंद बहाना बनाता, क्योंकि इसका मतलब है कि यह बात उसके मन में भारी है और शायद उसे खुद इस बात का एहसास नहीं है। किलू कहता है कि भले ही वह हर जीवन में हर व्यक्ति को अलग अलग तरीके से देखता हो, फिर भी उन्हें पूरी तरह से अलग व्यक्ति मानना असंभव हो जाता है। जब वही चेहरा और वही हाव भाव वाला व्यक्ति उसके सामने खड़ा होता है तो वह पिछली जिंदगियों को याद किए बिना नहीं रह सकता। हर एक याद उसे फिर से यह एहसास दिलाती है कि जिसे वह कभी जानता था वह अब अस्तित्व में नहीं है। क्या वह मेन्यू के पीछे उड़ी है? लेकिन किलू कहता है कि हकीकत में यह प्रक्रिया सच में उसे धीरे धीरे भारी कर देती है। इसके अलावा जितना अधिक वह यह सोचता है कि हर व्यक्ति के साथ कैसे व्यवहार करना है ताकि उसे वह मिल सके जो वह चाहता है, उतना ही वह उन्हें एक मशीन की तरह देखने लगता है, और यही बात उसे भीतर से थका देती है। उसके आत्मा के अन्य हिस्सों पर भी असर पड़ता है और वह सोचता है कि क्या मेसू को वह ऐसा ही दिखता होगा। वह उन्हें जाते हुए देखता है जैसे वे धीरे धीरे आकाश में ऊपर उठते हैं और धीरे धीरे वातावरण से बाहर निकल जाते हैं। किलू कहता है कि हफ्तों बीत गए और अपनी उपयोगिता पूरी करने के बाद पोर्ट डेविड, जो कभी गतिविधियों से भरा हुआ था, अब एक शांत और खाली स्थान बन गया है। रॉकेट्स के जरिए निकाले गए लोग धरती छोड़ चुके हैं और रॉकेट बूस्टर, जिन्हें कई बार दोबारा इस्तेमाल किया गया था, गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए एक गुप्त स्थान पर छोड़ दिए गए। अब पोर्ट डेविड में केवल एक आखिरी रॉकेट बचा है जो अंतिम कुछ लोगों को ले जाने के लिए तैयार है। बचा हुआ यह अंतिम समूह स्पेस हैबिट के लिए रवाना हुआ ताकि वे मानव जाति के नेता के रूप में अपनी भूमिका निभा सकें। हम देखते हैं कि ये सभी लोग ISDC से हैं। उनमें से एक आदमी कहता है कि यह जितना उसने सोचा था उससे कहीं ज्यादा डरावना है। डेनियल पूछता है कि इसमें डरने वाली क्या बात है, क्योंकि उन्हें 3G से ज्यादा कुछ महसूस नहीं होगा और यह रोलर कोस्टर की सवारी करने जैसा ही है। वह आदमी कहता है कि उसे पता है, लेकिन वह अब युवा नहीं है और उसे तो याद भी नहीं कि आखिरी बार वह कब किसी रोलर कोस्टर पर बैठा था। दूसरा आदमी कहता है कि यह
एक आदमी कहता है कि राहत की बात है कि किलू अभी भी जिंदा है। सोचो अगर वह तब मर जाता तो क्या होता। डेनियल कहता है कि इस बारे में अभी बात नहीं करनी चाहिए और उसे यकीन है कि किलू भी उस हादसे की याद नहीं दिलाना चाहता। वह आदमी माफी मांगता है और कहता है कि वह भूल गया कि सारी रेडियो कम्युनिकेशन सभी के लिए खुली होती है, इसलिए वह किलू से दोबारा माफी मांगता है। किलू कहता है कि सारी तैयारियां पूरी हो चुकी है और अब वह हैच बंद करेगा। फिर वह दरवाजा बंद कर देता है। वह आदमी कहता है कि उन्हें स्पेस हैबिट पहुंचने के बाद वाकई किलू से ठीक से माफी मांगनी चाहिए। वह बस इतना खुश है कि किलू जिंदा है। जैसे ही वह धीरे धीरे होश खोने लगता है, फिर वह जागता है और खुद से पूछता है कि क्या वह सच में सो गया था। तभी हम उस मीटिंग रूम वाले आदमी को चिल्लाते हुए सुनते हैं, जो पूछ रहा है कि क्या कोई उसे सुन सकता है, और यह सोच रहा है कि वह बंधा हुआ क्यों है। दूसरा आदमी हैरान होकर पूछता है कि उसका क्या मतलब है, लेकिन जब वह नीचे देखता है तो पाता है कि वह खुद भी एक टेबल से बंधा हुआ है। ISDC के बाकी लोग भी जाग जाते हैं और पूछते हैं कि इतनी आवाज क्यों हो रही है और वे अब तक स्पेस में क्यों नहीं पहुंचे। यह कितना शर्मनाक है। डेनियल कहता है कि वह अपनी सीट बेल्ट खोलना चाहेगा और पूछता है कि क्या ऐसा करना ठीक रहेगा। लेकिन फिर जब वह सच में, जैसे ही डेनियल अपनी आंखें खोलता है, उसे एहसास होता है कि वह भी टेबल से बंधा हुआ है। तभी उनमें से एक आदमी डेनियल से पूछता है कि वह अभी भी बंधा हुआ क्यों है। अब हमें उनमें से कुछ लोगों के नाम पता चलते हैं। उस आदमी का नाम एलेक्सी है और उस औरत का नाम टॉन। एलेक्सी गुस्से में कहता है कि उसे नहीं पता ये लोग कौन है, लेकिन यह नाटक अब बहुत हो गया है। वह गुस्से में पूछता है कि क्या उन्हें अंदाजा भी है कि वे लोग कौन है। यह सरासर बकवास है। तभी स्क्रीन पर किलू प्रकट होता है और सभी उसकी तरफ देखने लगते हैं। वह उनकी तरफ ऐसी नजरों से देखता है जैसे वे कुछ कीड़े मकोड़े हो, और फिर वह पूछता है। किलू उन्हें घूरते हुए पूछता है कि क्या ISDC के प्रशासकों ने मीठे सपने देखे। ओह, यही वो पल है जिसका मैं इंतजार कर रहा था, कुछ डेक्स्टर मॉर्गन टाइप का सीन। एलेक्सी गुस्से में पूछता है, आखिर चल क्या रहा है? क्या हम स्पेस हैबिटेट में हैं? लेकिन किलू कोई जवाब नहीं देता। वह बस चुपचाप वहीं बैठा रहता है। तभी उनमें से एक आदमी कहता है, कोई तरीका नहीं कि हम स्पेस हैबिट में हों। मुझे पूरा यकीन है कि हम अब भी धरती पर ही हैं। एलेक्सी गुस्से में कहता है, बकवास, हमने खुद रॉकेट में चढ़कर सफर किया था। दूसरा आदमी जवाब देता है, तो फिर हमें लॉन्च होने की कोई याद क्यों नहीं है? एलेक्सी संदेह से पूछता है, अगर हम स्पेस में नहीं हैं तो फिर हमें यहां लाया कौन? उन्हें घसीट कर ले जाया जाता है और दूसरा आदमी कहता है, और कौन कर सकता है? किलसू को पहले से ही पता था कि उन्होंने उसका एक्सीडेंट प्लान किया था। किलू उन्हें घूरते हुए कहता है, मैंने सोचा था कि तुम लोगों से मिले हुए सुलूक का जवाब कैसे दूं, और यही सबसे सही तरीका लगा। भाई सच में एक जबरदस्त विलेन है। डेनियल कहता है, कुछ भी ऐसा नहीं था जिसे उसे मुझ पर शक होना चाहिए था। किलू जवाब देता है, शुरू में तो हाँ, मुझे कोई शक नहीं हुआ, लेकिन जब मैंने गहराई से छानबीन की तो सबूत मिलते गए कि तुम्हें इस हादसे से सबसे ज्यादा फायदा हुआ और तुम लोग बहुत ज्यादा लालची हो गए। काश तुम इतने लालची न होते, सिर्फ कंपनी हड़पने तक ही सीमित रहते, तो किलू को कभी पता ही नहीं चलता कि वही लोग एक्सीडेंट के पीछे थे। डेनियल चिंता में पड़ जाता है, लेकिन फिर भी हिम्मत करके माफी मांगता है। मुझे अपने साथियों को रोकने की और कोशिश करनी चाहिए थी जब उन्होंने तुम्हारी कंपनी हथियाने की बात की थी। जहां तक मेरे फायदे की बात है तो मैंने बस बुरी स्थिति में खुद को संभालने की कोशिश की, क्योंकि मेरे पास इसे रोकने की ताकत नहीं थी। मैं प्रार्थना करता हूं कि तुम इसे समझो। एलेक्सी गुस्से में कहता है, यह सब बकवास है। योजना बनाने वाला तो खुद तू था। पटोन कहती है, असल में असली दोषी यही है। पटोन कहती है कि असली योजना तो एलेक्सी ने ही बनाई थी, जिसने किलू और यूमी दोनों को मारने का सुझाव दिया था। दूसरा आदमी कहता है, मैं तो बस एक निर्दोष दर्शक था, असली मास्टरमाइंड तो डेनियल है। डेनियल गुस्से में कहता है, तुम्हें यह याद दिलाने की जरूरत नहीं कि ISDC कोई ऐसा संगठन नहीं है जिसे कोई एक व्यक्ति नियंत्रित करता हो। सोचो कि ये सब मुझे बलि का बकरा बनाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं। स्पष्ट है कि मैं ही अकेला था जिसने इस योजना का समर्थन नहीं किया, और अब ये सब मेरी दया के लिए मुझे कुर्बानी के तौर पर सौंप रहे हैं। किलू गहरी नजरों से उन्हें देखता है और कहता है, यह है तुम्हारी असली औकात। तो फिर ISDC की जरूरत ही क्या है? गिलसू हल्की मुस्कान के साथ कहता है,
तो तुम्हारा मतलब है कि KNG पर कब्जा करने का मकसद सिर्फ चांद पर अधिकार जमाना नहीं था, बल्कि ISDC को जिंदा रखना भी था। ये तो काफी दिलचस्प है। डैनियल धीरे से सिर हिलाते हुए कहता है, जब ये अफवाहें फैलने लगीं कि एक प्राइवेट कंपनी चंद्रमा के विकास में आगे निकल रही है, तब ISDC की साख लगातार गिरने लगी। ज्यादा से ज्यादा लोग ये मानने लगे कि अगर एक प्राइवेट कंपनी ये काम कर सकती है, एक ऐसी ताकत के रूप में स्थापित कर सकते थे जो चंद्र विकास में सबसे आगे होती। डैनियल आगे समझाता है, लोगों को लगने लगा था कि ISDC से बेहतर एक प्राइवेट कंपनी में निवेश करना और उसे आगे बढ़ाना होगा। एक ऐसी अंतर्राष्ट्रीय संस्था को बनाए रखने का क्या फायदा जिसमें सभी देश तो भागीदार हों, लेकिन असल में उनका कोई प्रभाव न हो। वो थोड़ा रुक कर कहता है, ISDC अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का प्रतीक बना रह सकता था, लेकिन बिना किसी असली ताकत के, सिर्फ नाम का एक संगठन। लेकिन अगर हमारे पास चंद्रमा पर अधिकार और उसे विकसित करने की तकनीक होती तो मामला अलग होता। हम खुद को सबसे अहम ताकत के रूप में स्थापित कर सकते थे, एक स्वतंत्र संगठन जो राजनीतिक हस्तक्षेप से मुक्त हो और शायद चंद्रमा को अपना क्षेत्र बनाकर एक नई शक्ति के रूप में उभरे। यही उनके सहयोगियों का लक्ष्य था जब उन्होंने अपनी योजना को अंजाम दिया। किलू कहता है, अगर ऐसा था तो क्या पर्याप्त मुनाफे का वादा उनके लिए पर्याप्त होता? वह पूछता है, उन्होंने ISDC को संतुष्ट करने के लिए क्या पेशकश की होती? डैनियल कहता है, उन्हें अपनी कंपनी में निवेश करने का मौका देना चाहिए था और उन्हें यह सूचना देनी चाहिए थी, ठीक उस वक्त जब वे रिसाइकल योग्य लॉन्च वाहन का सफलतापूर्वक विकास कर लेते। और अगर उन्होंने ये किया होता, कुछ लोग ISDC में होते जो उसकी रक्षा करने के लिए आगे आते, क्योंकि सच कहे तो उनके लिए अपनी संस्था के हित में काम करना वही उनके व्यक्तिगत लाभ के लिए काम करने जैसा है। वे सभी इस बारे में चिंतित दिखते हैं कि अब क्या होने वाला है, और किलू कहता है, वे सभी अपने हिस्सों को ISDC के साथ मिलाकर बस KNG पर कब्जा कर सकते थे। डैनियल कहता है, मेरी कंपनी का शासी ढांचा इसे असंभव बना देता था और मुझे KNG का प्रबंधन करने के लिए एक अलग पेरेंट कंपनी बनानी चाहिए थी, तब मैं बहुमत का मालिक रह सकता था, शेयरधारक, जबकि उसने उन लोगों को एक उचित प्रतिशत शेयर आवंटित किया था जिन पर उसे विश्वास था, ताकि एक या दो लोगों को निकाल देने से कंपनी के शेयर की कीमतों में गिरावट न आए। इस तरह से उनके लिए उसकी कंपनी को लक्षित करना बहुत जोखिम भरा होता। सच कहें तो कंपनी के प्रबंधन में वह बहुत भोला था और वह निश्चित रूप से अपनी दोस्त की देखभाल करना चाहता था, उसे बड़ी हिस्सेदारी देकर, लेकिन उसे इसके प्रबंधन को केवल उसी पर छोड़ने की बजाय ISDC की मदद करनी चाहिए थी। चेहरे के साथ साथ उसे उन्हें कुछ करने का मौका देना चाहिए था, जैसे एक संयुक्त अनुसंधान सुविधा स्थापित करना। वह अब भी उन पर घूरते हुए कहता है कि वह समझ गए हैं और वह इसे याद रखना सुनिश्चित करेंगे। अलेक्सी ने पूछा कि वह याद रखने का क्या मतलब है। फिर डैनियल ने पूछा कि यह आवाज क्या है, और वे सभी महसूस करते हैं कि एक अजीब गैस निकल रही है, जिससे वे सभी घबराने लगते हैं। किलू कहता है कि उसे शक है कि वे इसे समझेंगे, भले ही वह उन्हें बताए और सीधे शब्दों में कहे। जब वे होश में वापस आएंगे तो वे खुद को अपने जीभ को काटते हुए वे उस स्थिति में बने रहेंगे जब तक राम पृथ्वी से टकरा नहीं जाता। अंतःशिरा चिकित्सा उन्हें तब तक जीवित रखने के लिए महज उनकी सांसों को बनाए रखेगी, हालांकि उनका मस्तिष्क स्पष्ट रहेगा और वे पृथ्वी के निश्चित विनाश को देखेंगे। जैसे ही किलू उनके कक्षों में गैस छोड़ता है, वह अब भी क्रोध से भरा हुआ लगता है और समय बीतता जाता है। फिर दृश्य एक पहाड़ी पर कूद जाता है जहां वह चढ़ाई करने लगता है और उसे यूमी के शब्द याद आते हैं। वह कहती है कि वह थक चुकी है और पूछती है कि क्या जब दुनिया खत्म होने वाली हो तो क्या हमें वाकई में पहाड़ी पर चढ़ना होगा। और अगर वह अब तक इससे तंग नहीं आया है तो वह मुड़ता है और महसूस करता है कि वह अकेला है और इस जीवन में उनके पास यहां कोई सुविधा नहीं है। जैसे ही रामा पृथ्वी की ओर गिरने लगता है, वह उसे याद करता है, कहती है कि वह दुनिया के अंत को एक यॉट पर या एक शांत समुद्र तट पर देखना चाहती थी। वह बैठ जाता है और उसके बैठने की जगह पर एक बियर रखता है, फिर खुद एक निकालता है। जैसे ही वह करीब आता है, वह बियर को देखता है और उसे कोई एहसास नहीं होता सिवाय पछतावे और अवसाद के। वह सिर झुका लेता है और बस खुद से पूछता है कि क्या यह वह पल हमेशा इतना लंबा महसूस होता था और वह चाहता था कि यह जल्दी खत्म हो जाए, क्योंकि जब यह जीवन खत्म होगा तब वह आखिरकार यूमी को फिर से देख पाएगा।
जैसे ही उल्का पृथ्वी की ओर गिरने लगता है वह अपनी आंखें खोलता है, लेकिन वह अंदर से पूरी तरह से मृत लगती है। वह शुद्ध अवसाद की अभूतपूर्व भावना महसूस कर रहा होता है। तभी उसकी मां कमरे में प्रवेश करती है, कहती है कि उठने का समय हो गया है, क्योंकि वह नहीं चाहती कि वह देर हो जाए। लेकिन जब वह देखती है तो वह बिस्तर में हांफते हुए पड़ा होता है और उसका चेहरा लाल होता है जैसे उसे बुखार हो। कुछ समय बाद स्कूल में उसकी कक्षा में हम देखते हैं उसकी डेस्क खाली है और यह पता चलता है कि वह 1 हफ्ते से गायब है। मिन्सू कहता है कि वह सच में बहुत बीमार होना चाहिए। युमी को यह अजीब लगता है कि उसने उनसे संपर्क नहीं किया। ताइको फिर सुझाव देते हैं कि उन्हें उसे देखने जाना चाहिए। मिनू कहता है कि उसने पहले ही पूछा था, लेकिन उसने कहा था कि वे ना आएं और यह सिर्फ एक हल्का जुकाम है जिसे वह नहीं चाहता कि वे पकड़े। युमी हैरान होती है कि उसने वास्तव में उसे जवाब दिया और उसे एक एक कहती है, ये कहते हुए कि उसने उसके सभी संदेशों को नजरअंदाज कर दिया। फिर वह जाने लगती है और मिन्सू उसका पीछा करता है और हम उसे देखते हैं जो वह अपने फोन को देखता है और युमी का संदेश पढ़ता है जिसमें वह पूछ रही है कि वह उसके संदेशों का जवाब क्यों नहीं दे रहा और क्या वह बहुत बीमार है। वह उन संदेशों को देखता है, उन्हें नजरअंदाज करता है और अपना फोन बंद कर देता है। सिक फिर अपने सिर पर हाथ रखकर उस दुर्घटना को याद करने लगता है और उसके बारे में सोचते हुए उसे अनकंट्रोलेबल पसीना आने लगता है। फिर उसका फोन एक नोटिफिकेशन से बजता है और युमी का संदेश आता है जिसमें वह कहती है कि वह और मिन्सू दोनों उसके दरवाजे पर आ रहे हैं। वह बिस्तर से कूदता है, दरवाजे की घंटी सुनता है और असहज महसूस करता है जब वे अंततः उसके कमरे में पहुंचते हैं। मिन्सू कहता है कि वह ठीक नहीं लग रहा और लगता है कि वह सच में बीमार है। युमी बस खड़ी हो जाती है उसके डेस्क के सामने और उससे पूछती है कि आखिरकार क्या हुआ। वह बताता है कि उसने शायद खुद को थोड़ा ज्यादा थका लिया। वह पूछती है कि वह यह बात टेक्स्ट के जरिए क्यों नहीं बता सकता था और क्या उसे कोई अंदाजा है कि वह कितनी परेशान थी। मिन्सू को ऐसा महसूस होता है कि वह तीसरा पहिया बन गया है। और तब किलू की मां पूछती है कि क्या वे कुछ पीना चाहेंगे या जूस लाना चाहेंगे। मिन्सू कहता है कि वह उसकी मदद करेगा और कमरे से बाहर चला जाता है। अब केवल युमी और किलू कमरे में अकेले होते हैं और यहीं पर यह एपिसोड खत्म होता है। मुझे आप लोगों से एक जरूरी बात करनी है क्योंकि इस मैनवा सीरीज पर ज्यादा व्यूज नहीं आ रहे हैं, इसलिए हम इसे कुछ समय के लिए रोक कर रखेंगे और एक नया मैनवा लेकर आएंगे। आप लोग भी सुझाव दे सकते हैं कि कौन सा मैनवा हम एक्सप्लेन करें, तो कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको किस तरह का मैनवा पसंद है। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नए चैप्टर या एक नए मैनवा के साथ।